हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं और आप कॉमर्स ग्रेजुएट के बाद किसी भी गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अपने स्ट्रीम में, जैसे कि FCI AG3 अकाउंट्स की तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे तो आप GIC फाइनेंस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी अकाउंटेंट पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं। अकाउंट्स की बहुत सारी पोस्ट निकलती रहती हैं और आपका डाउट ये है कि जो ये अकाउंट्स रिलेटेड पेपर्स होते हैं इनमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज आपके लिए लाया हूँ FCI AG3 अकाउंट्स पोस्ट का पेपर। स्पेसिफिकली पेपर 2 की बात कर रहे हैं हम। क्यों पेपर 2 की? क्योंकि पेपर 2 में ही आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, इस FCI AG3 अकाउंट्स में। लेकिन बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी ये पेपर रिलेवेंट है, क्योंकि अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। जैसे कि आपकी अकाउंटिंग पूछी जाएगी, टैक्सेशन पूछा जाएगा, ऑडिटिंग पूछा जाएगा, कमर्शियल लॉ पूछा जाएगा। यही सारे सब्जेक्ट्स हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं जो अकाउंट्स ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए, ठीक है। जैसे अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है, या फाइनेंस की पोस्ट है, नबार्ड फाइनेंस की पोस्ट है, GIC फाइनेंस की पोस्ट है, या फिर FCI AG3 अकाउंट्स की पोस्ट है, या AG2 की भी पोस्ट है उसके लिए भी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यही पेपर, और ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पेपर को समझने के लिए कि पेपर आता कैसा है एक्चुअली गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अकाउंट्स पोस्ट के लिए, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन तो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ आज करेंगे, कुछ फिर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं, और हम शुरुआत कर रहे हैं टैक्सेशन सेक्शन के साथ। पहला सेक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं टैक्सेशन का, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है पहला। व्हाट इज द मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन TTB 80 TTB। तो पहली चीज़ समझ में आती है हमें कि टैक्सेशन सेक्शन में डिडक्शंस पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। डिडक्शन, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिडक्शन है जो मिलता है वो है चैप्टर 6A का। इस चैप्टर 6A के अंदर ही ये 80 TTB है, और बहुत ही आपने सुना होगा फेमस डिडक्शन है 6A के अंडर जो है 80C। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, चाहे प्राइवेट में चाहे गवर्नमेंट में, आपको पता होना चाहिए कि हाँ 80C तो आप अवेल करते ही हैं, है ना। तो इस चैप्टर 6A के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में अगर टैक्सेशन सिलेबस में है तो यहाँ पूछा गया है 80 TTB के बारे में ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और पूछा गया है कि इसका मैक्सिमम अमाउंट क्या है जो आपको रिडक्शन मिलेगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? जो टैक्सेशन में आपको छूट मिलती है जब आप टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं ना, ठीक है। पहले तो आपने ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट कर लिया, फिर आप क्या करते हैं, डिडक्शंस को माइनस करते हैं। डिडक्शन का मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जो आपकी टैक्सेबल इनकम में नहीं जोड़ी जाएगी, जिसको आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं मानी जाएगी, ठीक है। और जो आपकी टैक्सेबल इनकम होती है ना, उसी में रेट लगता है, उसी में टैक्स का परसेंटेज लगता है, फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है। बट ये जो डिडक्शंस हैं 80C के या चैप्टर 6A के, इसको माइनस कर दिया जाता है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से, आपकी नेट इनकम निकालने के लिए या फिर टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम रिडक्शन क्या है 80 TTB में। पहली बात तो समझिए कि 80 TTB होता किसके लिए है। पहली चीज़ कि 80 TTB होता है सीनियर सिटीजन्स के लिए ही, जो 60 ईयर्स या उससे ऊपर हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए है 80 TTB। और किस इनकम पे मिलता है? ये इंटरेस्ट इनकम पे मिलता है, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम जो भी सीनियर सिटीजन्स को मिल रही है बैंक डिपॉजिट से, मतलब FD वगैरह से, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट से, या कोई भी डिपॉजिट से जो आपकी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से भी क्यों ना हो, उस पर भी आपको डिडक्शन मिलेगा। और जो मैक्सिमम अमाउंट है डिडक्शन का, मतलब जो छूट मिल रही है जिस पे टैक्स नहीं पड़ेगा, ठीक है। डिडक्शन का मतलब यही होता है ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस कर दो आप अपना इतना इनकम। तो जो मैक्सिमम डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80 TTB, दैट इज गोइंग टू बी 50,000 रुपीज़, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, 50,000, ठीक है। बात समझ में? पहला क्वेश्चन गुड। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 34 ऑफ द GST इन इंडिया। अब देखिए, बात समझिए पहले। हमारे पास टैक्सेशन अगर सिलेबस में है किसी भी अकाउंट्स की पोस्ट में, ठीक है, अगर उसका टैक्सेशन पार्ट है तो उसमें डायरेक्ट टैक्स भी होता है, इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जहाँ पे टैक्स का इम्पैक्ट और बर्डन सेम इंसान पे पड़ता है। जो टैक्स पे कर रहा होता है उसी पे बर्डन पे हो रहा, उसी पे बर्डन आ रहा होता है। इस तरह के टैक्स को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इसका एग्जांपल है इनकम टैक्स। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है उस केस में टैक्स का जो बर्डन है वो पर्सन शिफ्ट कर देता है किसी और पे। मतलब टैक्स का जो इंसिडेंस है, जैसे GST है, GST अगर कोई रिटेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है,
अगर वो कोई सामान खरीद रहा है उसको जीएसटी पे करना पड़ता है अपने सप्लायर को, बट वो उस बर्डन को शिफ्ट कर देता है कंज्यूमर में, जिसको वो बेच रहा होगा उस पर शिफ्ट कर देता है, तो ऐसे टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। और इसका एग्जांपल है जीएसटी। बात समझ में आई? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जहां पे टैक्स का जो इम्पैक्ट है या बर्डन है, जो आप कह सकते हो, वो शिफ्ट कर दिया जाता है। बर्डन किसी और पे पड़ रहा है, इंसिडेंस किसी और पे पड़ रहा है, ठीक है, इनिशियल स्टेज पे, वो है इनडायरेक्ट टैक्स। और उसका एग्जांपल है जीएसटी। मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया, ठीक है, क्योंकि आप जो सामान खरीदने जाते हो सारा बर्डन आप पे ही पड़ता है, जो फाइनल कंज्यूमर होता है उसी पे पड़ता है सारा का सारा बर्डन जीएसटी के केस में, ठीक है। जो बीच के इंटरमीडियरीज होते हैं उन पे नहीं पड़ता है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, रिटेलर हो, होलसेलर हो या मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सेक्शन 34 का पर्पस क्या है। सेक्शन 34 क्या होता है पहले समझिए आप। इट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफाइंग एरर्स इन दी जीएसटी इनवॉइसेस। आपको जीएसटी इनवॉइस करनी होती है, ठीक है। इनवॉइसेस का मतलब आपको पता होगा कि एक बिल है एक तरह का, जहाँ पे पूरी डिटेल लिखी जाती है, साथ में जीएसटी का रेट कितना है वो सब लिखा जाएगा। लेकिन अगर उसमें कोई एरर हुई है उसको आपको रेक्टिफाई करना है, उसको आपको रेक्टिफाई करना है, उसको आपको करेक्ट करना है, सही करना है, तो सेक्शन 34 के अंडर ये बात बताई गई है कि इसको रेक्टिफाई करने के लिए आप इशू करते हो डेबिट नोट्स और क्रेडिट नोट्स। तो सेक्शन 34 का पर्पस समझ में आ गया आपको क्या है? इशू करना डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, क्योंकि आपको अपनी जीएसटी इनवॉइस को रेक्टिफाई करना है। अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। टू स्पेसिफाई द मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, नो। टू आउटलाइन द प्रोसीजर्स फॉर द इशुएंस ऑफ जीएसटी इनवॉइसेस एंड द बिल्स ऑफ सप्लाई, नॉट एग्जैक्टली। टू अलाउ बिजनेस टू क्लेम आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये क्या होता है आपको मालूम है? देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। मान लीजिए कि ये मैन्युफैक्चरर है और ये आपका होलसेलर है। मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपये का सामान खरीदा है रॉ मटेरियल, और इस पर इसने 10 रुपये टैक्स दिया है, 10 रुपये जीएसटी दिया है बेसिकली, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर इस सामान को बेच रहा है, मान लेते हैं 110 रुपये में, फॉर एग्जांपल 110 में बेच रहा है किसको? होलसेलर को, ठीक है। अब जब 10 रुपये का सामान 110 रुपये का सामान बेच रहा है तो जीएसटी भी लगाएगा इसमें। होलसेलर को जब इनवॉइस जनरेट करेगा तो 110 के ऊपर जीएसटी भी तो लगाएगा। तो 110 के ऊपर जो जीएसटी लगेगा, मान लेते हैं फिर से 10% है, तो 11 रुपये जीएसटी हो गया, हो गया। तो होलसेलर को पे करने पड़ेंगे 121 रुपये। कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 121 रुपये। बट ये मैन्युफैक्चरर जो है 110 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस थी और 11 रुपये इसका जीएसटी था। तो क्या ये पूरा का पूरा 11 रुपये मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को दे देगा? नहीं, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसने ऑलरेडी 10 रुपये जीएसटी पे किया है जब इसने रॉ मटेरियल खरीदा था। तो जो इसने जीएसटी पे किया था रॉ मटेरियल खरीदते टाइम पे, उसका क्रेडिट इसको मिल जाएगा। क्रेडिट मतलब उसका बेनिफिट इसको मिल जाएगा। इसके पोर्टल में दिखाएगा कि 10 रुपये आपने टैक्स ऑलरेडी जमा कर दिया है, तो आपको 11 रुपये टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होलसेलर ने इस मैन्युफैक्चरर को 11 रुपये टैक्स दिया है। बट ये मैन्युफैक्चरर 11 रुपये टैक्स नहीं देगा गवर्नमेंट को। कितना देगा? सिर्फ 1 रुपये देगा। क्यों? क्योंकि इसको 10 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जो सामान खरीदने में जो उसने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया था 10 रुपये, उसका बेनिफिट इसको मिल गया। बेनिफिट क्या मतलब? एक छूट मिल गई कि आप 11 रुपये जमा ना करो, आप सिर्फ 1 रुपये जमा करो, क्योंकि 10 रुपये तो आपने ऑलरेडी जमा कर दिया है। इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। बात समझ में आई? तो सेक्शन 34 इसके बारे में बात नहीं करता, तो ये भी गलत आंसर है। बट मैंने आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक ब्रीफ में मतलब समझा दिया। अब जब एक्चुअली में जब लेक्चर्स होंगे, जब क्लासेस होंगी, तब मैं डिटेल में सब कुछ समझा दूंगा, बट अभी मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, डी ऑप्शन है टू प्रोवाइड फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन जीएसटी इनवॉइसेस एंड द इशुएंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। सो एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Who serves as the chairperson of GST Council in India? अब होता क्या ना, जीएसटी काउंसिल है एक, जीएसटी के रूल्स बताने के लिए, है ना, सारे के सारे अमेंडमेंट्स लाने के लिए जीएसटी काउंसिल ही रिकमेंड करेगा सारे के सारे रूल्स। तो जीएसटी काउंसिल होती है, इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? पहली बात, हमारी वही फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगी वो मेंबर होंगी। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फाइनेंस मिनिस्टर है इस टाइम पे है निर्मला सीतारमन जी, वो होंगी। उसके बाद जो जिनके पास मिनिस्टर ऑफ जिनके पास स्टेट में जो स्टेट्स है ना, डिफरेंट स्टेट, वो जो नॉमिनेट करते हैं अपने पर्सन, जो भी उनका मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है स्टेट का, वो भी मेंबर्स होते हैं।
और साथ ही साथ आपका एक और जना मेंबर होगा जो आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है ना, जैसे एक तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हो गई और एक होता है MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूनियन गवर्नमेंट का, ठीक है, इसी मिनिस्ट्री का, वो भी मेंबर होगा। तो आप कह सकते हो अराउंड अभी करेंटली 33 मेंबर्स इसके हैं, स्टेट के जो भी नॉमिनेटेड पर्सन है वो सारे, और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि चेयरपर्सन कौन होगा। अब चेयरपर्सन तो हमारा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ही होगा, जो कि इस समय निर्मला सीतारमन जी हैं, ठीक है। यही चीज़ एक्सप्लेनेशन में लिखी गई है। चलिए आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ एक बार फॉर्मल डेफिनेशन, फॉर्मल रीडिंग में भी क्या लिखा हुआ है। जीएसटी काउंसिल इज हेडेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सर्व्स एज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ठीक है। ये की डिसीजन बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है डिसीजन लेने के लिए जीएसटी रेट्स को लेकर, जीएसटी की पॉलिसीज़ को लेकर, और जो भी एस्पेक्ट्स हैं टैक्स सिस्टम को लेकर, जीएसटी के सिस्टम को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सारी चीज़ें डिसाइड जीएसटी काउंसिल ही करता है। इसमें मेंबर्स के बारे में नहीं लिखा है एक्सप्लेनेशन में, बट मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि फाइनेंस मिनिस्टर होता है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, और सारे स्टेट्स के जो नॉमिनेटेड पर्सन हैं जनरली वो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर ही होते हैं जनरली, बट जो भी नॉमिनेट होगा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वो आ सकता है काउंसिल में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ लॉस फ्रॉम अ सोर्स अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम इज कॉल्ड व्हाट। तो पहले तो आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। जब भी हम इनकम निकालते हैं ना एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो होता यह है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हेड्स है। जैसे मैं और आप हैं, एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं सैलरी से भी कमा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, और मान लो मेरे पास एफडी का इंटरेस्ट भी है, मान लो मेरे पास शेयर्स का वो जो डिबेंचर्स हैं, मान लो डिबेंचर्स के इंटरेस्ट भी है, ठीक है। मान लो मेरा कोई प्रोफेशन है या बिजनेस भी है अलग से, उससे भी इनकम है। तो मैं कमा रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, एग्जाम्पल है, ऐसा सच में नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कमा रहा हूँ, तब मैं जब मैं अपना ITR फिल करूँगा या जब मैं अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालने की कोशिश करूँगा, तो मैं डिफरेंट हेड से इनकम को कैलकुलेट करूँगा। बात समझ में आ रही है? डिफरेंट डिफरेंट हेड से इनकम टैक्स एक्ट में हमारे पास डिफरेंट हेड्स हैं, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट हेड्स हैं, ठीक है। इन सारे हेड से मैं अलग अलग इनकम निकालूंगा, तब उनको एग्रीगेट करूंगा, ऐसे निकालता हूं मैं अपनी इनकम। बात समझ में आती है? अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लेते हैं हमारा जो एक हेड है, एक पर्टिकुलर हेड है, हेड ले लेते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ये हमारा हेड है। अब मान लो बिजनेस भी मेरे दो हैं, ठीक है, एक मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है, एक मेरा प्लास्टिक का बिजनेस है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर प्लास्टिक के बिजनेस में आपको लॉस होता है और टेक्सटाइल के बिजनेस में आपको प्रॉफिट होता है, तो आप टैक्स किस में पे करोगे? आप कहेंगे सर जिसमें प्रॉफिट है उसमें पे करेंगे, जिसमें लॉस है उसमें नहीं पे करेंगे। ऐसा नहीं है, करते ये हैं कि हम दोनों की इनकम को ऐड कर सकते हैं, मतलब दोनों की इनकम को एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब जिस इनकम में हमें प्रॉफिट हुआ है उसकी इनकम को हम सेट ऑफ कर सकते हैं उस बिजनेस के साथ जहां हमें लॉस हुआ है। फॉर एग्जांपल 1 लाख का अगर प्रॉफिट मेरे को टेक्सटाइल के बिजनेस में हुआ है और 75,000 का लॉस अगर मेरे को प्लास्टिक के बिजनेस में हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, आप अकाउंट्स वाले तो आपको पता होगा, माइनस को हम ब्रैकेट में लिखते हैं अकाउंट्स में, और 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो दोनों को सेट ऑफ कर लूँगा मैं, इस लॉस को सेट ऑफ कर लूँगा इस प्रॉफिट के अगेंस्ट, तो 25,000 मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा इस हेड में, तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा 25,000 पे ही, ठीक है। तो अगर हम एक हेड की बात करें और इस हेड ऑफ इनकम के अंदर ही हम दो सोर्सेज को आपस में सेट ऑफ कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, और ये अलाउड है इनकम टैक्स एक्ट में। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इस प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट को कहते क्या है? यह इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। जब हम इंटर हेड एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि हेड में, एक पर्टिकुलर हेड में, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में अगर हमें कुछ लॉस हुआ है तो क्या हम इसके लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं सैलरी में से? अगर ऐसा कर सकते हैं, कुछ प्रोविजंस होते हैं जो अलाउ करते हैं हमको कि हम यहाँ के लॉस को, एक पर्टिकुलर हेड के लॉस को दूसरे हेड के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं, तो ऐसे को बोलते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट। बट जिस क्वेश्चन में बोल रहा है वो कह रहा है कि एक हेड ऑफ इनकम में डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं, ऐसे में अगर आप एडजस्ट करते हो तो इसे बोलते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, ठीक है। बात समझ में आती है?
तो इनकम टैक्स जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी। अभी एक हम डिस्कशन कर रहे हैं ब्रीफ में, तब भी आपको समझ में सब कुछ आ रहा होगा आई होप। ठीक है, मोटा मोटा अभी आपको मोटा मोटा समझना है, अंदर नहीं घुसना है हमें। अंदर घुसने में तो मुझे पूरे लेक्चर लेने पड़ेंगे ना, अभी इतना टाइम नहीं है। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब आपको आइडिया मिल रहा होगा कि अगर आप अकाउंट्स ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, फाइनेंस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, नबार्ड फाइनेंस हो, जीआईसी फाइनेंस हो, एलआईसी में भी फाइनेंस की पोस्ट आती है, अकाउंट्स की पोस्ट आती हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म आया हुआ है उसमें अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी आप रजिस्ट्रार की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप FCI AG3 2 अकाउंट से AG3 अकाउंट की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके टैक्सेशन के सेक्शन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द टर्म यूज फॉर 0% GST रेट? अब हमारे पास GST के डिफरेंट डिफरेंट रेट्स है ना, तो जब 0% होता है तो उसको बोलते हैं निल रेट। ठीक है, एग्जेम्प्ट रेट नहीं बोलते हैं। देखो डिफरेंस है एग्जेम्प्ट रेट और निल रेट में, एक छोटा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि GST रिजीम में जिन गुड्स पे टैक्स को एग्जेम्प्ट कर रखा है, मतलब हटा दिया गया है, वो टैक्स के कैटेगरी में है ही नहीं, GST रिजीम में उसको टैक्स नेट में रखा ही नहीं गया है, उसको बोलते हैं एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। जैसे हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, ठीक है, जो ओरिजिनल मिल्क वगैरह होता है उसमें हमारा एग्जेम्प्ट कर रखा है। लेकिन हमारे पास जो निल रेट है वो है 0% रेट, उसका रेट आगे जाके चेंज हो सकता है। ठीक है, अभी के लिए वो 0% है, तो ये छोटा सा डिफरेंस है एग्जेम्प्ट रेट और निल रेट में। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर होगा व्हाट इज द टर्म यूज फॉर 0% GST रेट, निल रेट। तो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 1032। अच्छा, पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि सेक्शन 10 क्या होता है। मैंने आपको अभी बताया था ना कि जब हम इनकम टैक्स निकालते हैं उसके पहले हम टोटल इनकम निकालेंगे, और टोटल इनकम निकालने से पहले भी हम क्या करते हैं, सारे हेड्स की इनकम अलग अलग निकालते हैं, जो भी हमारे डिफरेंट हेड्स हैं उसकी इनकम निकालते हैं। अब जब हम डिफरेंट हेड्स की इनकम निकालते हैं, उन डिफरेंट हेड्स की इनकम निकालते टाइम पे कुछ इनकम एग्जेम्प्टेड हैं। जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कुछ इनकम एग्जेम्प्टेड है। अभी मैं एकदम सेक्शन पे नहीं जाऊंगा वरना आप लोग के लिए ज़्यादा हो जाएगा, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। अभी आप इतना समझिए, जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाला, जैसे आपने कोई रेंट पे रखी हुई है अपनी हाउस प्रॉपर्टी, तो उससे आपको इनकम जनरेट हो रही है, या आपने खुद भी रह रहे हो उस पर, तो हमारे सेक्शन 10 ऐसे प्रोविजंस हमको बताते हैं जहाँ पे कुछ एग्जेम्प्टेड इनकम हमारे पास है जिसको हम माइनस कर देंगे अपने एक पर्टिकुलर हेड से। सेक्शन 10 हर हेड्स के लिए अलग अलग हमें प्रोविजंस देता है कि ये इनकम हमको हटानी है इस हेड से। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी में से ये इनकम हमको हटा देनी है, ये इनकम एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से ये इनकम हमको हटानी है। ठीक है, ऐसे हमको एग्जेम्पशंस दे रखे हैं। सेक्शन 10 इन एग्जेम्पशन के बारे में बात करता है। बात समझ में आई? जब पर्टिकुलर हेड की इनकम निकाल रहे होते हैं, मैं चैप्टर 6A के डिडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। चैप्टर 6A के जो डिडक्शन होते हैं जैसे 80C वगैरह, वो कब निकालते हैं हम, उसको कब माइनस करते हैं? उसको माइनस करते हैं जब हम ग्रॉस टोटल इनकम निकाल देते हैं, सारे हेड्स में से सबको प्लस कर देते हैं, जब हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है, फिर हम चैप्टर 6A के डिडक्शन को माइनस करते हैं जैसे 80C। बट यहाँ पे सेक्शन 1032 की बात हो रही है। सेक्शन 10 इंडिविजुअल हेड्स में से ही हमको बताता है कि ये हमारी एग्जेम्प्टेड इनकम है। बात समझ में आ रही है? सेक्शन 10 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 की बात कर रहा है स्पेसिफिकली, प्रोवाइड्स फॉर द एग्जेम्पशन ऑफ अप टू व्हाट अमाउंट। तो बेसिकली सेक्शन 1032 बात करता है इनकम अर्न बाय द माइनर चाइल्ड। अगर माइनर चाइल्ड को इनकम अर्न कर रहा है तो वो एग्जेम्प्टेड होता है। अच्छा, आप कहेंगे सर माइनर चाइल्ड में कहाँ से, उसका तो पैन कार्ड भी नहीं होगा, उसको एग्जेम्पशन की बात ही कहाँ से आ गई, उसकी इनकम में तो टैक्स वैसे भी नहीं पड़ेगा। बस यही भूल कर दिया आपने। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत चालाक है। अगर आप अपने वाइफ के नाम पे या स्पाउस के नाम पे, हस्बैंड के नाम पे या माइनर चाइल्ड के नाम पे कोई भी FD वगैरह भी करते हैं ना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, आप सबकी इनकम को क्लब कर देता है, तब उस पर इनकम टैक्स चार्ज करता है। डिपार्टमेंट फुद्दू थोड़ी है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि माइनर चाइल्ड ने अगर कोई इनकम अर्न की है तो वो एग्जेम्प्टेड है। कहाँ तक? 1500 रुपये तक अगर उसकी इनकम है तो वो एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, तो देखो लिखा है ऑप्शन नंबर ए। तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 बात करता है इनकम अर्न बाय अ माइनर चाइल्ड, अगर 1500 तक है तो ये एग्जाम्पशन प्रोवाइडेड है हमारे इस सेक्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th, अ पर्सन जॉइन्स अ न्यू जॉब ऑन 1st of June and his total annual salary for the year is 10,20,000। तो मंथली सैलरी निकाल देना इसमें।
इफ हिज टोटल टैक्स लाइबिलिटी फॉर द ईयर, अच्छा पूरे साल की टोटल लाइबिलिटी दे रखी है, तो पूछा गया कि व्हाट इज हिज अप्रोक्सीमेट टैक्स लाइबिलिटी पर मंथ। देखो उसने जून में ज्वाइन किया है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 महीने की सैलरी है इसकी, 12 महीने की नहीं, तो 12 से डिवाइड मत करना, ठीक है, क्योंकि 10 महीने की सैलरी है, तो आप इसको 10 से डिवाइड कर लेना, तो पर मंथ की सैलरी आ जाएगी। पर इसमें पर मंथ की सैलरी नहीं पूछी गई है, इसमें पूछा गया है कि टैक्स लाइबिलिटी क्या है पर मंथ की, तो आप इसको डिवाइड कर लेना, ये 10 महीने की टैक्स लाइबिलिटी है उस बंदे की, है ना, ये देखो टैक्स लाइबिलिटी है ये। तो अगर एक महीने की लाइबिलिटी पूछी है, टीडीएस कितना कटने वाला है, अगर एम्प्लॉयर को ये कैलकुलेट करना है तो 10 से डिवाइड कर देगा, तो एक महीने की लाइबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो कितना आ जाएगा, 13,493। ईजी है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, हो गया। इसमें टैक्स रेट वगैरह कुछ नहीं बताना था, कुछ नहीं कैलकुलेट करना था आपको, क्योंकि डायरेक्टली टैक्स लाइबिलिटी दे रखी है 10 मंथ्स की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज मेकिंग एन एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स इम्पैक्ट द बर्डन ऑफ टैक्सेशन फॉर एन इंडिविजुअल और बिजनेस। तो बड़ा आसान है, अगर बिजनेस ने एडवांस टैक्स पे कर दिया है, देखो एडवांस टैक्स इसे बोलते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि अब साल के एंड होने पर पूरा टैक्स एक साथ मत दीजिए, कुछ कुछ टैक्स आप पे करते रहिए थ्रू आउट द ईयर, यू शुड बी पेइंग द टैक्स थ्रू आउट द ईयर, इसे कहते हैं पे एज यू अर्न। और एस्टिमेटेड इनकम में यू हैव टू कैलकुलेट योर टैक्स लाइबिलिटी और अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू पे योर टैक्सेस टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थ्रू आउट द ईयर। ऐसा डिपार्टमेंट आपसे कहता है, ऐसा इनकम टैक्स एक्ट आपसे कहता है। तो अगर आप एडवांस टैक्स दे रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो आप टोटल टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल वाली, ठीक है, और कुछ आपने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है, तो आपको पूरा टैक्स नहीं देना पड़ेगा ना, आपका टैक्स बर्डन तो कम हो जाएगा ना एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि आपने कुछ टैक्स एडवांस में ऑलरेडी यू हैव पेड इट टू द डिपार्टमेंट, है ना। तो क्या करता है ये, इट इंक्रीजेज द टोटल टैक्स बर्डन, नो, इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन टोटल टैक्स बर्डन, नो, इट लेसन्स द बर्डन ऑन टैक्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये टैक्स बर्डन को कम करेगा क्योंकि आपने एडवांस टैक्स दे दिया है। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड एज रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C आता है चैप्टर 6A के डिडक्शंस में। 80C फेमस है, आप सब लोग लेते होंगे, 1.5 लाख की डिडक्शन है मैक्सिमम, सबको पता होगा। कह रहा है कि कौन सा डिडक्शन अलाउ नहीं है 80C में। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो अलाउ है, फिक्स डिपॉजिट जिसकी मैच्योरिटी 5 साल है, ELSS भी है, ट्यूशन फीस फॉर चिल्ड्रन भी है, ट्यूशन फीस बच्चों की जो आप पे करते हैं ना, अप टू 2 चिल्ड्रन ही मिलता है, जैसे आपके बच्चे हैं अगर, ठीक है, मान लो अगर आप किसी के बच्चे हैं मान लो, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स को आपकी ट्यूशन फीस पे डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन नहीं, ये 80C के अंडर नहीं है, ये अलग सेक्शन है, सेक्शन 24B है हमारे पास एक। ठीक है, ये क्या है, सेक्शन 24B है एग्जैक्टली, बट आपको ये याद नहीं रखना है, अभी इसको छोड़ दो आप, अभी के लिए ध्यान रखो कि ये सेक्शन नहीं है, 80C के अंडर नहीं है ये। ठीक है, और हमारे पास एक और सेक्शन है 80EE करके है, ये भी होम लोन के इंटरेस्ट की बात करता है, बट ये एडिशनल डिडक्शन है 24B के अलावा जो मिलता है, बट मेन सेक्शन आपका 24B है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया विच इज़ नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 80C, तो इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 80C बिकॉज इट इज़ अंडर 24B, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी ओनली। ठीक है, बाकी सारे हैं 80C वाले, आपको रिडक्शन मिलते हैं 80C के अंडर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। जैसे कि मैंने आपको बताया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या आता है, FD के अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, शेयर्स पे, तो वो आपका अदर सोर्सेज से इनकम है। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सैलरी तो नहीं, सैलरी का तो अपना अलग हेड है, इनकम फ्रॉम सैलरी। रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी ये आता है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, तो ये भी टैक्सेबल नहीं है अंडर दिस हेड। डिविडेंड इनकम फ्रॉम शेयर्स, हाँ ये आपका टैक्सेबल है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द आंसर। चलो, टैक्सेशन की बात हमने कर ली, 10 क्वेश्चन कर लिए, आगे बढ़ते हैं। ओहो, अब आ गया अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वरना बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, इतना फिट करने के लिए आपको रिवाइज भी तो करना है। ठीक है, चलो अकाउंटिंग की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आपको कितना मज़ा आया इस क्लास में। चलो।